हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है और तुलनात्मक राजनीति का उपयोग कैसे किया जाए अथवा तुलना कैसे की जाए। तो आइए इस पर विस्तार से परिचर्चा करते हैं। डिस्कस करें उससे पहले कि कौन सी दो मेजर रीडिंग्स हैं जो हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में और फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में अथवा तुलनात्मक राजनीति के आधार स्वरूप को और संकल्पनाओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करते हैं। तो यहाँ पहली जो रीडिंग्स है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, विलियम रॉबर्ट क्लार्क की ये पुस्तक है। दूसरी जो पुस्तक है वो फाउंडेशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जो कि केनेथ न्यूटन और जॉन डब्ल्यू वेंडिट की पुस्तक है। ये दोनों ही पुस्तक तुलनात्मक राजनीति के बारे में एक एम्पिरिकल रिसर्च पर आधारित हैं और रेफरेंस बुक के रूप में हम इन्हें रेफर कर सकते हैं। तो इन पुस्तकों में बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और व्हाई कंपेयर, और व्हाट आर द बेसिस ऑफ कंपैरिजन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, हाउ वी डू और हाउ वी कैन कंपेयर within the country, or culture, civilizations, attitudes, political behavior within the nations। राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच, उन राष्ट्रों के भीतर जो पॉलिटिकल कल्चर है, जोसेफ ला पोलम्बोरा के द्वारा अपनी जो पुस्तक लिखी गई जिसका टाइटल है पॉलिटिक्स विद इन नेशंस, जो राष्ट्र हैं उनके बीच जो राजनीतिक व्यवहार है, उस राजनीतिक व्यवहार अथवा पॉलिटिकल बिहेवियर को हम कैसे फाइंड आउट करें, उसके बारे में कैसे अध्ययन करें। तो आइए सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे टर्म हैं जिन टर्म को हमें समझना होगा कि उनका यूज कहाँ किया जाता है। अब जैसे ही तुलनात्मक राजनीति की बात करें कि व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो बेसिकली वी कैन से दैट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज ए सब ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस as well as political science is also a branch of social science. It means both are the branch or part of social science. But comparative politics is the subfield of political science. It means as a method we can say that comparative politics have emerged with the political science, and the basically comparative politics is related to as a method with the ideas of Aristotle, which concerned with the classification of states. As we know, Aristotle was the first founder father of comparative method, who have classified the states around 158 states after the study of 158 constitutions। लगभग 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए तुलनात्मक विश्लेषण का प्रयोग किया गया। इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया, नंबर्स ऑफ द रूलर एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रूलर्स। जो शासक हैं उनकी संख्या क्या है, दो बेस लिए गए और ये बताया गया कि अगर शासकों की संख्या को अगर हम देखें तो अगर सिंगल है तो वह प्योर और पिवटेड में राजतंत्र और निरंकुश तंत्र का स्वरूप है। अगर कुलीन तंत्र
ओलिगार्की के रूप में अगर देखा जाए तो वह वर्ग तंत्र और कुलीन तंत्र है, जो अल्प लोगों का या एक समूह का शासन होता है। और यदि बहुत से लोगों की बात की जाए तो वह प्योर एंड प्रिवेटेड स्ट्रक्चर में बहुलतंत्र और डेमोक्रेसी होता है। इस तरह से उन्होंने दो बेस लिए और कंपैरेटिव मेथड का यूज करते हुए उन्होंने राज्यों का वर्गीकरण किया, जो तुलनात्मक पद्धति के रूप में उनको इसके जनक के रूप में स्थापित करता है या पहचान दिलाता है। अब तुलनात्मक राजनीति के बारे हम देखें कि वह राजनीति विज्ञान का एक सब फील्ड है, परंतु उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं। उन मूल शब्दावलियों की अगर हम बात करें तो चार तरह की शब्दावलियां हमें दिखाई देती हैं। नंबर एक, तुलनात्मक शासन, जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं। नंबर दो, तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। नंबर तीन, तुलनात्मक विश्लेषण, कंपैरेटिव एनालिसिस। और नंबर फोर्थ इज कंपैरेटिव मेथड। व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन दी four terminology, these four terminologies. Number one, comparative government. What is comparative government? अगर comparative government की हम बात करें तो बेसिकली ये स्टेट क्राफ्ट है। इसका मतलब एक हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक जो शासन है वह तुलनात्मक शासन राज्य वह उसके द्वारा या उसकी लिख सकते हो आपके राज्य और उसकी जो संस्थाएं हैं जिनको उसने मान्यता दी है, उन संस्थाओं का जो अध्ययन है, और वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं औपचारिक अध्ययन। इट मीन्स कंपैरेटिव गवर्नमेंट इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड स्टेट क्राफ्ट इंस्टीट्यूशन एज ए फॉर्मल मैनर. It means we can say comparative government is the formal study of state and state recognized institutions. तुलनात्मक शासन राज्य की उन संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन है जिन्हें राज्य मान्यता देता है। दूसरा जो आधार है तुलनात्मक राजनीति, जिसको कहा जाता है। अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हमें डिफाइन करना है तो जैसा हमने पहले बताया कि तुलनात्मक राजनीति को अगर हमें समझना है तो पहले तुलनात्मक शासन को समझना होगा। अपने तुलनात्मक शासन समझ लिया है। अगर तुलनात्मक शासन में हम ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, यदि तुलनात्मक शासन में नॉन स्टेट पॉलिटिक्स की बात करें, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ट्राइब्स की बात करें, एसोसिएशंस की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि वह तुलनात्मक राजनीति है। अर्थात तुलनात्मक शासन प्लस अनौपचारिक, एक तरह से अनौपचारिक अध्ययन होगा ही होगा, अनौपचारिक समूह है और उन अनौपचारिक समूह है वह उनका अध्ययन, आप ऐसा कह सकते हैं। वी कैन say that or we can define comparative politics as a term. Comparative politics is the formal and informal study of the comparative government, statecraft institutions, state recognized institution, and as well as informal study of the various types, groups, tribes, associations, non-state politics, non-state actors, non-governmental organization, etc. It means we can say that comparative government is a narrow aspect and comparative politics is the wider aspect. जो तुलनात्मक शासन है वो संकीर्ण दृष्टिकोण है, जबकि तुलनात्मक राजनीति एक व्यापक दृष्टिकोण है। जहां तुलनात्मक शासन केवल फॉर्मल स्टडी करता है, वहां कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इनफॉर्मल स्टडी करता है। वह केवल औपचारिक समूह से औपचारिक जुड़ा हुआ है, परंतु ये औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक भी जुड़ा हुआ है।
इसलिए ये विस्तारित है और विस्तृत अप्रोच है। इट इज ओके। देन कंपेरेटिव एनालिसिस। देखिए, कोई भी जो एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसके कुछ मेथड होते हैं, एक पद्धति होती है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पद्धति और मेथड? जो पद्धति है उसका क्या अभिप्राय है, या पद्धति किसे कहते हैं? पद्धति को अगर हम डिफाइन करें तो जो तथ्य होते हैं, आप हम ये कह सकते हैं कि तथ्य या सूचना भी आप कह सकते हैं, तथ्य व सूचना संग्रहण की विधि आप ये कह सकते हो। इट मीन्स, मेथड मीन्स a method or a style for collection of data, various data and information. We can define as a method. इस मेथड का यूज करके जो डाटा अपने पास आते हैं, उन डाटाओं का विश्लेषण जब किया जाता है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज, व्हाट आर द डिसिमिलरिटीज, इट मीन्स जो रिजल्ट की फाउंडिंग होगी, दैट विल बी कंपैरेटिव एनालिसिस। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि जब हम इसकी बात करें तो दो तरह की हम कर सकते हैं कि अरिस्टोटल ने भी कंपैरेटिव मेथड का यूज़ किया और राज्यों का वर्गीकरण किया। जबकि अगर हम ये बात करें कि इस मेथड का यूज करते हुए शासन व्यवस्थाओं की अलग अलग बात करें, तो जैसा मैक्स वेबर ने 3 टाइप्स अथॉरिटी बात कही गई। ट्रेडिशनल अथॉरिटी नंबर 1, नंबर 2 कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, और नंबर 3 इज रैशनल लीगल अथॉरिटी। ओके, कानूनी तर्कसंगत सत्ता, करिश्माई सत्ता और परंपरागत सत्ता। कार्ल मार्क्स की अगर बात करें तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, और जो बुर्जुआ सोसाइटी होती है, पूंजीपति वर्ग, और बेस और स्ट्रक्चर, आधार और अधिरचना। देन हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ही जो आधार हैं, उन आधारों पर यदि हम रॉबर्ट्स की बात करें तो 4 तरह की व्यवस्थाओं की कई बात की। आलमंड्स की अगर बात करें तो उन्होंने भी 4 तरह की व्यवस्थाएं बताई। एंग्लो अमेरिकन स्ट्रक्चर की बात कही है, कॉन्टिनेंटल यूरोपियन की बात कही गई है, और टोटलिटेरियन स्ट्रक्चर की बात कही है, और प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कही है। ये उनका मानना है। तो ये तुलनात्मक मेथड जब हम बात करते हैं तो एक पद्धति है, और उस कंपेयर करने में वो सहायक होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस होती है, प्राकल्पना, पूर्व कथन। फैक्ट होते हैं जो कि एक तरह से सूचना देते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं इंफॉर्मेशन के। मेथड जो अलग अलग वेरियस इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स को कलेक्ट करती है। एंड देन थ्योरी, जो ग्रुप ऑफ जनरलाइजेशन होता है, जो सामान्यकरण उनका समुच्चय होता है। इससे सिद्धांत, थ्योरी बिल्डिंग का काम होता है। तो ये कंपैरेटिव मेथड एक मेथड है इंफॉर्मेशन और फैक्ट कलेक्ट करने का, कंक्लूजन निकालने का एक मेथड है एनालिसिस। और कंपैरेटिव गवर्नमेंट एक वाइडर एस्पेक्ट है जिसके अंतर्गत तुलनात्मक शासन ऑलरेडी समायोजित है। देन इस तुलनात्मक राजनीति के विषय की हमें आवश्यकता क्यों है, या अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए? तो वाई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, क्यों क्यों क्या व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, और व्हाट इज द नीड्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन करंट वर्ल्ड सिनेरियो? Various reasons are define the importance or significance of comparative politics, but we can discuss about the 3 major importance about the comparative politics, 3 major significance which that define the importance of comparative politics. Number 1 is अंडरस्टैंडिंग आवर ओन कंट्री, अपने देश को समझने के लिए। अब आप सोचने भला ये क्या बात हुई, अपने देश को समझने के लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की क्या जरूरत है? रुडयार्ड किपलिंग ये कहते हैं, जो ही नो अबाउट ब्रिटेन ही नो नथिंग अबाउट ब्रिटेन। जो ब्रिटेन के बारे में जानता है वह ब्रिटेन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। उसकी स्थिति एज ए फिश, मछली के समान होती है, जो
फिश जो है वो हैव एक्सपीरियंस अबाउट द वाटर, फीलिंग्स अबाउट द वाटर एंड लाइफ अबाउट द वाटर. Fish know can not about the know about no can not know about the outside lifestyle in the world. And अलग अलग स्तर की अगर हम बात करें तो थलीय भागों के बारे में उसको अनुभव नहीं होता. अगर हमें इस इग्नोरेंस से पर्दा हटाना है, अपनी एब्स्ट्रैक्ट को बाहर लाना है, अपने जो कल्पनाएं हैं उनकी फाइंडिंग देखनी है, तो अपने को दूसरे देशों को भी समझना पड़ता है. अपने देश के बारे में जानने के लिए दूसरे देश के बारे में जानकर ही हम अपने देश के बारे में समझ सकते हैं, तुलना कर सकते हैं. देन सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग अदर कंट्रीज. अगर हम दूसरे देश के बारे में जानना चाहते हैं, अपने देश की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, कस्टम्स, रिचुअल्स, पॉलिटिकल कल्चर, इनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है. परंतु दूसरे देश को समझने के लिए हमें उस देश की कल्चर के बारे में, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में, एटीट्यूड्स के बारे में, पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में, वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करने वाले वेरियस एलिमेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा. अगर हम अमेरिका के मतदाताओं का व्यवहार समझना चाहते हैं, फ्रांस के मतदाताओं के व्यवहार समझना चाहते हैं और भारत के मतदाताओं का व्यवहार समझना चाहते हैं, तो अलग अलग एलिमेंट्स जो वोटिंग बिहेवियर को डिसाइड करते हैं, तो ये हमें उन देशों को समझने के लिए उन देशों के बारे में जानना होगा. इसलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन किया जाना चाहिए. नंबर 3, जब हम ये अपने देश के बारे में और दूसरे देश के बारे में जान लेते हैं, तो कुछ हमें ऐसे यूनिवर्सल नॉर्म्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, पॉलिटिकल जो मानक हैं उनको डिज़ाइन करना होगा, जिनके आधार पर हम वैलिड जनरलाइजेशन कर सकें, वैध सामान्यीकरण स्थापित कर सकें. क्योंकि वैध जनरलाइजेशन इज़ द कंपोनेंट और एलिमेंट्री कंपोनेंट फॉर द थ्योरी बिल्डिंग. सिद्धांत के निर्माण के लिए इनकी आवश्यकता है. बिकॉज वी कैन से द व्हाट इज थ्योरी. थ्योरी मीन्स ग्रुप ऑफ वैलिड जनरलाइजेशंस. जो सामान्यीकरण है, उनका समुच्चय ही क्या है? सिद्धांत है. दैट इज थ्योरी बिल्डिंग. तो वेद सामान्यीकरण के लिए हमें कुछ बेस आधार लेने होंगे, जिन आधारों पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कि कुछ टूल्स हमें उन देशों में देखने होंगे. तो पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के बारे में स्टडी करना है, तो कुछ वोटिंग बिहेवियर के मानक जो स्विट्ज़रलैंड में भी काम करते हैं, भारत में भी काम करते हैं और नाइजीरिया में भी काम करते हैं, उस आधार पर. तो अब हमारे सामने प्रश्न उत्पन्न होता है कि वाई और हाउ कंपेयर तुलना कैसे करें. इस संदर्भ में अलग अलग विद्वानों की बहुत सी मान्यताएं हैं, और इसमें सबसे जो प्रमुख नाम आता है वो आता है एसी फाइनर, जिन्होंने 4 फोल्ड टाइप डायमेंशन की बात कही है. पहला जो डायमेंशन है, फर्स्ट डायमेंशन इज दैट और known as participation exclusion dimensions. Participation, it means what are the status of mass in the political process. As a popular sovereignty, we can say what is the status of active participation of mass in the पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. जो राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया है, अराउंड वोट कास्ट करने में, जो पॉलिटिकल एजुकेशन है उसको क्रिएट करने में, जो वोटर्स हैं उनको अफेक्ट करने में, जो एजेंडा है उस एजेंडा सेटिंग करने में, या हम कह सकते हैं कि जो पावर होल्ड करता है उसको पावर देने में उनकी क्या भूमिका, लाइक डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप. तो पार्टिसिपेशन मीन्स डेमोक्रेसी डिफाइन एज ए पार्टिसिपेशन प्रोसेस, बट डिक्टेटरशिप कैन नॉट डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी. इट मीन्स एक्सक्लूजन. हाउ मेनी पीपुल्स आर पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एक्शन. जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें कितने लोग भाग ले रहे हैं. लाइक हम बात करें बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, हाउ मेनी वुमेन्स वर पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एक्शंस. वेरी लो. ये नंबर जो था बहुत कम था, क्योंकि पहली बार 1919 में
स्मॉल लेवल पर ऐसा प्राधिकार दिया गया। हम कह भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट और अकॉर्डिंग टू आइडियाज ऑफ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल स्टेट्स दैट ओनली 10% पीपुल्स आर सिटीजन्स ऑफ ग्रीस। केवल 10% जो लोग हैं वो यूनान के नागरिक हैं। तो व्हाट अबाउट 90% पीपल्स ऑफ ग्रीस? दे आर स्लेव, वो दास हैं, वो नागरिक नहीं हैं, वो विदेशी हैं। व्हाट हैपन विद देम? उनके साथ क्या घटित होता है? उनके पास अवकाश नहीं है किस बात के लिए? इस बात के लिए नहीं है कि वो जुडिशरी प्रोसेस में नहीं भाग ले सक रहे, एग्जीक्यूटिव में ले, जैसे तमाम तरह की जो भी है उसका एक हॉलीडे का मतलब अपने हॉलीडे से नहीं, एक है उस क्वालिटी से है जो कि नेचुरल इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो वी कैन से पार्टिसिपेशन मीन्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेसी एंड द एक्सक्लूसिव मीन्स डिक्टेटरशिप form of government. Then coercion or persuasion, what I means, it means after the making or formation of the government, what are the tools of government obey the command? जो उनका आदेश है उसकी अनुपालना के कौन से टूल्स हैं? वो टूल्स क्या कोरिशन एक्शन को प्रभावित कर रहे हैं या प्रिस्यूशन एक्शन को प्रभावित कर रहे हैं? क्या जो वैलिडिटी ऑफ गवर्नमेंट है वो बाय नेचर ऑफ द पीपुल है, लोगों की स्वाभाविक सहमति से मिली है, या दबाव पूर्वक ऐसा किया गया? लाइक परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान की सत्ता, लाइक होस्नी मुबारक और शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और एज वेल एज प्रधानमंत्री भारत में जो मोदी जी हैं, उनकी जो सत्ता है उसका क्या आधार है? मिक्स्ड स्ट्रक्चर सब जगह देखने को मिल सकता है। क्या कभी कभी किस तत्व का ज़्यादा प्रभाव हो सकता है? इट मे बी पॉसिबल। Then third dimension according to S.C. Feiner is that order representative dimensions. What is the meaning of order representative dimensions? We can say that order means a rule of law, power of command, authority, पावर डायरेक्ट रूप से कहें। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव यूनिट, जो लोग रूल ऑफ लॉ को कमांड करते हैं, सरकार को ऑपरेट करते हैं, उसमें कितने लोगों का रिप्रेजेंटेटिवनेस है, कितने लोग और सोसाइटी उसमें प्रतिनिधित्व के रूप में काम करते हैं। हाउ मेनी पीपल ऑफ द फ्रॉम वेरियस सोसाइटीज, ट्राइब्स, रिलीजन्स, कास्ट, रीजन्स, कल्चरल, लिंग्विस्टिक डायमेंशन एटसेट्रा एटसेट्रा, वो रिप्रेजेंटेटिव हमें खोजना है। चौथा जो आधार हम तुलना कर सकते हैं वो प्रेजेंट गोल्स और फ्यूचर गोल्स है, वर्तमान भावी लक्ष्य और गंतव्य भी आप इसको कह सकते हैं। व्हाट इज़ द विजन ऑफ गवर्नमेंट इन करंट सिनेरियो एंड व्हाट इज़ द विजन ऑफ गवर्नमेंट फॉर नेक्स्ट टाइम और द फ्यूचर, भविष्य के लिए उसका क्या दृष्टिकोण है। इन आधारों पर हम तुलना करते हैं। लाइक इंडिया 2050 की हम बात करें, और जैसे यूएनओ ने अभी प्रपोज किया है, एक्सपेक्टेड जो पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है लाइक 8 बिलियन होने वाली है, उसकी हम बात करें तो ये भविष्य का दृष्टिकोण है कि आप देश के लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हो, स्वास्थ्य के प्रति क्या नज़रिया है, रोजगार के प्रति क्या नज़रिया है, मुद्रास्फीति और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी के बारे में क्या स्थिति है। ये सब चीज़ें जो हैं वो ऐसी फाइनल के अनुसार तुलना के आधार हो सकते हैं। यद्यपि इस पे की बहुत समस्याएं हैं। तो ये था तुलनात्मक राजनीति, क्या, क्यों और कैसे। नेक्स्ट व्याख्यान में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड द फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। Thank you so much for listening and watching of my video channels, Dr. Kishi Samota. Thank you so much.